हेलो नमस्कार दोस्तों। चलिए आज फिर सीटेट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सीटेट के क्वेश्चन के बारे में समझते हैं, क्योंकि ये हर साल एग्जाम में आता है। क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि कोई भी एग्जाम के पीवाईक्यू क्वेश्चन करना। अगर आप किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं और उससे रिलेटेड पीवाईक्यू क्वेश्चन आपने किया है तो मोस्ट ऑफ चांसेस है कि आपका वो एग्जाम क्लियर हो जाए। तो चलिए ज्यादा समय न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है। यानी कि पृथ्वी जो है ये है पृथ्वी, और पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, तो जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इस चक्कर को हम क्या कहते हैं। तो ये चक्कर लगभग दो प्रकार के होते हैं, जिसको मैंने पहले की वीडियो में भी बताया है। तो आप वो अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने बताया है, आप देख सकते हैं। देखिए दो प्रकार की पृथ्वी गति करती है। एक को कहते हैं हम घूर्णन, दूसरे को कहते हैं परि परिक्रमण। ठीक है, एक को कहते हैं घूर्णन और दूसरे को कहते हैं परिक्रमण। और घूर्णन को ही हम परिभ्रमण भी कहते हैं। इसमें सवाल में क्या पूछा गया है कि पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति करने को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी जब सूर्य का चारों ओर गति करता है तो गति करने में उसको लंबा टाइम लगता है। लगभग एक टाइम तो ऐसा होता है जो कि दैनिक रूप से घटता है, जिसको हम बोलते हैं कि 24 घंटे का टाइम लगता है, यानी एक दिन का टाइम लगता है। एक ऐसा घटना होता है जिसमें पृथ्वी कितना गति करती है, दीर्घवृत्ताकार में गति करती है। दीर्घवृत्ताकार में पथ पे गति करने की वजह से सूर्य का जो चक्कर लगाने में पृथ्वी को लगभग बहुत ज्यादा टाइम लगता है। लगभग हमारे हिसाब से बात करें तो 1 ईयर का टाइम लगता है, 1 साल लगता है। तो इसने सवाल में क्वेश्चन में ऐसा ही पूछा है कि गति को क्या कहते हैं। तो गति को क्या कहते हैं, घूर्णन आएगा इसमें, कि झुकाव के कारण पृथ्वी, झुकाव कहते हैं उसको पृथ्वी की, या परिक्रमण कहते हैं। तीनों में से राइट ऑप्शन क्या होगा, आपके हिसाब से क्या होगा वो मुझे आप कमेंट कर दीजिए। और मेरे हिसाब से जैसा मैं एक्सप्लेनेशन बताया उसके हिसाब से क्या आंसर होगा उसको मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर, राइट आंसर होगा परिक्रमण। ठीक है, क्योंकि ये पूरी गति के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, यानी वो गति जो लॉन्ग गति हो, लंबे टाइम में, जो 1 साल की गति होती है उसमें। तो इसने क्या पूछा है कि गति को क्या कहा जाता है, तो परिक्रमण। देखिए दूसरा क्वेश्चन है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग भी होगा, हाँ, बहुत ज्यादा आपको समझने में हेल्पफुल होगा। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है। आप मुझे बताइए कि भारत में जो क्रिसमस मनाया जाता है, आई थिंक 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर 25 दिसंबर को मनाया जाता है तो दिसंबर के महीने में भारत में तो ठंडी रहती है। ठीक है, ये बात आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। लेकिन इसने क्या बोला है, इसमें बोला है कि गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है। यानी कि वैसा देश के बारे में बताओ, वो देश जिसमें क्रिसमस जब मनाया जा रहा हो तो उस समय उस देश में गर्मी हो। तो आपको गोलार्धों के बारे में पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप पता कर जान लो इस वीडियो में। देखो हमारी जो ग्लोब होती है, ग्लोब में दो प्रकार के गोलार्ध होते हैं। ये देखिए गोला के बीच में कटा हुआ है जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन के ऊपर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं और साउथ के साइड को साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। ठीक है, इसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी कहते हैं। ठीक, तो ये नॉर्थ और साउथ पोल जो है उसके आधार पे हमें क्या कर पता चलता है, हमें ये पता चलता है कि ऋतुओं में परिवर्तन जो होता है तो कौन से साइड कितना कैसे कौन सा जो है ऋतु आता है, उसके हिसाब से हमें पता चलता है कि सूर्य क्या करता है। सूर्य पृथ्वी के सभी हिस्से पे एक साथ नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि जो पृथ्वी है हमारी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और झुकी होने के कारण उसके एक हिस्से पे ही हमारा सूर्य का प्रकाश पड़ता है। और जिस हिस्से पे पड़ता है उसे ही हमें कहते हैं कि एक साइड प्रकाश पड़ना, यानी कि दिन का समय होना, दूसरे साइड पर प्रकाश नहीं पड़ता, इसलिए हम वहां बोलते हैं रात है। ठीक, तो अब इस वीडियो में क्या समझ रहा है कि ये जो जगह है, ठीक है, ये जो जगह है उस दिन कहाँ गर्मी रहती है। इंडिया में मान लो तो ठंडी रहती है, ठीक है भाई, इंडिया में ठंडी रहती है।
लेकिन कहाँ पे गर्मी रहती है? देखो जापान में गर्मी रहती है, जापान भी इसी लाइन पे है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि जापान में भी गर्मी रहती है। ठीक है, गर्मी तो जापान में भी नहीं रहती, ये कट गया। दूसरा है ऑस्ट्रेलिया और तीसरा है भारत। भारत में गर्मी नहीं रहती क्योंकि 25 दिसंबर में भारत में ठंडी रहती है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। अब बचा क्या? ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया में जो रहता है वो क्रिसमस के टाइम पे ठंडी की ऋतु होती है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। और इसी के साथ साथ आप ये भी समझ लीजिए, अगर आप ये वीडियो पूरा देख रहे हो, समझ रहे हो, तो आपका जो है एग्जाम, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपको यही एग्जाम में दे दे, लेकिन ये एग्जाम में आया हुआ है, हो सकता है कि डायरेक्ट दे दे, नहीं भी आएगा तो इससे जुड़े कोई ऑप्शन में से क्वेश्चन बना सकता है। और अगर आप इसके एक्सप्लेनेशन को जाने रहेंगे तो आपको इसको जानने में ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो इसीलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, और देखेंगे तो बेनिफिट होगा ही होगा आपको। ठीक, तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आपका कोई भी डाउट होगा, कोई भी डाउट जियोग्राफी से संबंधित, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, तीसरा क्वेश्चन है कि लेब्राडोर क्या है, यानी लेब्राडोर किसे कहते हैं। देखिए, आप सबसे पहले ये समझिए कि लेब्राडोर क्या है। तो लेब्राडोर एक जलधारा है, ठीक है, एक ऐसी धारा जो समुद्र में या नदी में ऐसा चीजों में प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ये एक जलधारा है, और कैसी जलधारा है इसके बारे में पूछा गया है। ठंडी जलधारा है कि गर्म जलधारा है कि सतही वाला जलधारा है, किस प्रकार की जलधारा है इसको बताना है आपको। तो सबसे पहले आप सुनिए कि जो हमारा ग्लोब है, ग्लोब में जहां सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ेगी वहां की जलधाराएं हमेशा गर्म रहती हैं। ठीक है, और जहां पे सूर्य की किरणें कम पहुंचती हैं वहां की जलधारा ठंडी होगी। तो जो जलधारा सूर्य की किरणों से दूर है वो ठंडी है। ठीक है, तो इसमें मुझे आप ये बताइए कि लेब्राडोर कौन सी जलधारा है, ठंडी है या गर्म है या सतही है। तो तीन प्रकार की जो जलधारा, तो दो ही प्रकार की लगभग होती है। ठीक है, एक गर्म होती है, एक ठंडी होती है। लेब्राडोर उसमें से क्या है, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले गर्म जलधारा तो वहां होंगी जहाँ पे इक्वेटर लाइन के सामने या आगे पीछे जो देश पाए जाते हैं वो। ठीक है, इक्वेटर लाइन पे जो देश पाए जाते हैं ज्यादातर वो देश पे गर्मी रहती है, यानी कि गर्म हो जाता है पानी, वहां की जलधाराएं गर्म होती है। लेकिन इसके ऊपर वाले और इसके नीचे वाली जो भी देश होगी, जो भी कंट्री होगी, वो कंट्री में क्या होगा, ठंडी जलधारा होगी। तो लेब्राडोर उसी का एक पार्ट है, और लेब्राडोर ठंडी जलधारा है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, सूर्य की सीधी किरणें सुवर्त वृत्त पर किस दिन पड़ती है। यानी कि सूर्य की जो सीधी किरणें हैं इसको ही हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, और इसी को ही हम बोलते हैं इक्वेटर लाइन, और इसी को ही हम बोलते हैं विषुवत रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा, ये जो लाइन है हमारी, यही ये जो सीधी लाइन है, इसी लाइन को हम ये तीनों बोलते हैं। ठीक, और इसी के बारे में क्वेश्चन भी पूछा है कि सूर्य की जो सीधी किरणें हैं विषुवत वृत्त पर कब पड़ती है। तो हमें बोला 21 जून को पड़ती है, 22 मार्च को पड़ती है, या 21 मार्च को पड़ती है। इसके बारे में पूरा कॉन्सेप्ट मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में बताया हुआ है, PYQ के पहले वाले में, जिसमें मैंने पूरा सेशन लिया है ये सारी चीजों पे, पूरा डिटेल में क्लास। ठीक है, उसमें मैंने ये सारी चीजों के बारे में बताया है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, इससे आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा, और आपको इसका मतलब भी सही तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि तीन तरह के हमारे जो है ग्लोब पे टाइम दर्शाया गया है, ठंडी का, गर्मी का, बरसात का, ये जो सब सीजन होता है वो कौन कौन से मंथ में आता है, कौन से मंथ में कौन सी जगह पे क्या उसका प्रभाव होता है, इस सब के चीजों के बारे में मैंने बताया है। और इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है सीधी किरणें। ठीक है, इस सीधी किरणों को अगर एग्जाम में पूछे लंबवत, ठीक है, कई बार क्या होता है एग्जाम में हमसे पूछ लेता है लंबवत किरणें, तो लंबवत बोले या सीधी बोले दोनों का मतलब होता है सीधा। ठीक, कई बार एग्जाम में लंबवत भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो चलिए इसको जान लेते हैं। 21 जून को तो देखो बहुत ज्यादा गर्मी, मतलब कि समझ लो कि गर्मी भयंकर रूप से हो जाती है। ठीक है,
21 जून में, 21 जून जुलाई में लगभग। इसके बाद आया 22 मार्च। ठीक है, 22 मार्च में क्या गर्मी रहे, सूर्य की किरणें सीधी रहती है, या 21 मार्च को। तीनों में से सबसे राइट जो सुटेबल जवाब है वो है 21 मार्च को। यानी कि 21 मार्च को सूर्य की किरणें जो रहती हैं विषुवत रेखा पे सीधी रहती है। ठीक, चलिए आगे के क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा और आपको समझ में भी आ रहा होगा तो आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही आप हमारा और आपका दोनों का चैनल है तो इस चैनल को सपोर्ट भी कीजिए। चलिए, देशांतरों की कुल संख्या कितनी होती है? देखिए, अक्षांश होते हैं ग्लोब में और देशांतर होते हैं, और अक्षांश और देशांतर दोनों में ही हमें लाइनें देखने को मिलती हैं। ठीक, चाहे अक्षांश रेखा की आप बात कीजिए या देशांतर रेखा की बात कीजिए, ये दोनों में हमें लाइन देखने को मिलती है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं। अक्षांश रेखाएं हमें कुछ इस प्रकार दिखाई देती हैं, ठीक है। लेकिन जो देशांतर होती है वो क्या होती है, वो नॉर्थ से साउथ की तरफ इस तरह से हुई दिखाई देती है। ठीक, तो अब इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। जो ऐसे लाइन बनी हुई है जिसको हम बोलते हैं अक्षांश रेखा, ठीक है। अक्षांश रेखा में क्या होता है, टोटल 180 लाइनें होती हैं, ठीक है। क्योंकि भूमध्य से ऊपर की साइड 90 खींची होती है और भूमध्य से नीचे की साइड भी 90 खींची होती है। टोटल मिला के 180 लाइन पूरी होती है। लेकिन इसी के साथ साथ क्या होता है कि जब हम ऊपर चले जाते हैं, ऊपर जाते रहते हैं, तो ये है हमारा नॉर्थ पोल। यहाँ पे आने पे क्या होती है, इसकी जो आकार होती है वो सिकुड़ जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो ये लाइन एकदम ऊपर ही खींची रहती है, इसलिए वो भूमध्य रेखा से क्या होती है, मिल जाती है, ठीक है। ध्रुवों की जो ध्रुवों पे क्या होती है, सिकुड़ जाती है, मिल जाती है, जिसकी वजह से कई बार हमें ऑप्शन एग्जाम में भी एक कम देता है, यानी कि 179 देता है। तो अगर 180 आपको क्वेश्चन में ना दिखे तो 179 अगर दिखे तो आप 179 पे ही टिक दीजिएगा, ठीक। और अगर ऑप्शन में 180 दिखे तो 180 पे ही टिक दीजिएगा, लेकिन किसकी संख्या, अक्षांश की संख्या, ठीक। लेकिन इसमें क्या पूछा गया है, इसमें देशांतरों के बारे में पूछा गया है। तो देशांतर कितने होते हैं, देशांतर पूरे 360 होते हैं। कितने होते हैं, 360 होते हैं। इस हिसाब से अगर इन तीनों में से राइट आंसर ढूंढना हो हमें तो वो 360 होगा, ठीक। क्योंकि इनकी संख्या कितनी होती है, 360 होती है। रह गई बात 90 की, तो 90 क्या होता है, कोण बनता है 90 डिग्री का, ठीक। हर एक देशांतर लाइन के अक्षांश और देशांतर लाइन के बीच में आप जाएंगे तो अक्षांश लाइन जो बनी होती है उसके इस साइड पे जितनी कोण होती है, कोण कितनी होती है, 80 डिग्री 90 डिग्री ऐसे कोण होते हैं ना, उसमें 90 डिग्री का एंगल बना हुआ होता है, किसमें, ग्लोब में। तो आई थिंक कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और आगे की वीडियो के लिए आप बने रहिएगा इस चैनल पे। और अगर कुछ भी आपको ना समझ में आ रहा हो तो आप जरूर पूछ लीजिए, और समझ में आ रहा है तो आप मुझे कॉमेंट भी कीजिए कि समझ में आ रहा हो, ठीक है। चलिए इसी के साथ थैंक यू सो मच।